हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मिनिस्ट्री ऑफ साइंस यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज की चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आज का चैप्टर हमारा क्लास 8 से है। चैप्टर 4 जो हमारा क्लास 8 का चैप्टर है जिसका नाम मटेरियल, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स है। और ये जो वीडियो है इस चैप्टर का तीसरा वीडियो है। इसके पहले हमने 2 वीडियो को कवर किया था। फर्स्ट वीडियो में हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को देखा था एंड सेकेंड वीडियोज में हमने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को देखा है। ओके, तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो एक रिकैप कर लेते हैं कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स होते क्या है। तो आपको पता होगा कि जो मेटल्स होते हैं वो नॉन मेटल्स से अलग होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज में भी और केमिकल प्रॉपर्टीज में भी। जो फिजिकल प्रॉपर्टीज में मेटल्स का जो गुण होता है वो लेसर डक्टाइल मेलेबिलिटी होती है और इसके अपोजिट जो होती है वो नॉन मेटल में अपोजिट होती है। ओके, एंड केमिकली देखें तो जो मेटल्स होती है उसका जो ऑक्साइड होता है वो बेसिक नेचर का होता है और नॉन मेटल का जो ऑक्साइड होता है वो एसिडिक होता है। और अगर आपको बेसिक चेक करना होगा कि ये जो सॉल्यूशन है या फिर ये जो मटेरियल है वो किस नेचर का है, और अगर आपको लग रहा है कि ये बेसिक नेचर है तो आपको रेड लिटमस पेपर लाना होगा। ओके, और जैसे ही आप रेड लिटमस पेपर को उस मटेरियल से टच करवाते हैं और वो ब्लू में टर्न हो जाता है तो आप समझ जाना कि जो सॉल्यूशन था या फिर जो मटेरियल था वो क्या था, इस बेसिक नेचर का था। लेकिन आपको अगर एसिड का चेक करना होगा तो आप इसको उल्टा करेंगे। आप ब्लू लिटमस पेपर को लाएंगे और आप उसे किसी सॉल्यूशन में फिर मटेरियल में टच करवाएंगे। उससे क्या होगा कि जो ब्लू लिटमस पेपर होगा वो रेड में टर्न हो जाएगा। तो इससे आपको पता चल सकता है कि ये जो ऑक्साइड था मेटल का या फिर नॉन मेटल का वो किस नेचर का था। लेकिन आप याद रखना कि जो नॉन मेटल का ऑक्साइड होता है वो हमेशा एसिडिक होता है और जो ऑक्साइड ऑफ मेटल होता है वो बेसिक होता है। ओके, तो हम बहुत सारे ऐसे रिएक्शन देखे थे पिछले वीडियो में, लाइक एज रिएक्शन विथ वाटर, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, रिएक्शन विथ एसिडिक, रिएक्शन विथ बेसेज आदि जैसे हमने देखा था। नॉन मेटल्स एंड मेटल के साथ करवाया था तो हमें बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स प्राप्त हुए थे। ओके, तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे तो जाकर देख लेना। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आई बटन को क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आज हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग इजी कंसेप्ट से पढ़ने वाले हैं। ओके, टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। बेस्ट स्टडी मटेरियल्स आपको दिया जाएगा, बेस्ट नोट्स भी यहाँ पे उपलब्ध है एंड एनसीईआरटी बेस्ड है। ओके, सो आप बिंदास होकर के पढ़िए। आप अपने एग्जाम में 100/100 स्कोर करेंगे। ओके, सो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आप देख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट का हिंदी होता है विस्थापित करना। मतलब एक जो होता है वो दूसरे के गुण को हटा देता है, रिमूव कर देता है और अपना गुण को क्या करता है, शो कर देता है। तो उसे हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो यहाँ पे हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ रही है। ओके, जो देख लेते हैं। रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ द रिएक्शन बिटवीन कॉपर सल्फेट एंड आयरन दैट यू परफॉर्म्ड इन क्लास 7। आपने क्लास 7 में एक एक्टिविटी किया था, एक रिएक्शन किया था किसके बीच? कॉपर सल्फेट के बीच एंड आयरन के बीच। तो आज हम लोग उसको एक्सप्लेन करके जानेंगे ये जो हमारा रिएक्शन था वो कैसा रिएक्शन था जिसे हमने क्लास 7 में आधा पढ़ के छोड़ दिया था। अब उसकी पूरी जानकारी हम लोग इस चैप्टर में इस क्लास में लेने वाले हैं। यू हैव रीड दैट वन मेटल डिस्प्लेज अनदर मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड इन एक्वस सॉल्यूशन। आप पढ़ चुके हैं कि जो वन मेटल होता है वो क्या करता है, दूसरे मेटल को डिस्प्लेस कर देता है, मतलब उसको विस्थापित कर देता है फ्रॉम इट्स कंपाउंड इन एक्वस सॉल्यूशन। मतलब कि हम किसी सॉल्यूशन को बनाते हैं, और आपको पता होगी कि जो सॉल्यूशन होती है वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट्स के ऐड होने से सॉल्यूशन बनता है। तो मतलब यहाँ पे 2 मटेरियल्स होंगे या फिर 2 से ज़्यादा होंगे। ओके, तो जो सॉल्यूट होते हैं और जो सॉल्वेंट होते हैं वो मिल करके ऐड होकर के सॉल्यूशन बना रहे हैं। तो जो एक मेटल होता है वो दूसरे मेटल को क्या कर देता है कि डिस्प्लेस कर देता है। ओके, हमने 2 मेटल का एक्वस सॉल्यूशन बनाया और वो क्या करा है कि एक जो है वो दूसरे को डिस्प्लेस कर दे रहा है, एक मतलब विस्थापित कर दे रहा है। तो इसको हम लोग जानते हैं फिर से एग्जाम्पल के द्वारा। इन बीकर ए जिंक एटॉमिक सिंबल है Zn, रिप्लेसेस कॉपर Cu फ्रॉम कॉपर सल्फेट CuSO4। कॉपर सल्फेट का आप घोल बना रहे हैं, सॉल्यूशन बना रहे हैं और जैसे ही उसमें
जिंक डालते हैं तो क्या करता है कि जो जिंक है वो कॉपर को क्या कर देता है, अलग कर देता है, रिप्लेसेस कर देता है। उसके स्थान पे जिंक का गुण शो होने लगता है। किसके स्थान पे, तो कॉपर के स्थान पे जिंक का गुण जो होता है वो प्रॉपर्टी जो है वो शो करने लगेगा। मतलब आप कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बनाया और आप उसमें जिंक डाल दिए, तो आप जैसे जिंक डालते हैं तो जो जिंक है वो क्या करता है, कॉपर सल्फेट का जिसमें कॉपर मौजूद है उसको क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है, विस्थापित कर देता है। कौन, तो जिंक। और जिंक अपना उस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जिंक अपना प्रॉपर्टी शो करने लगता है। That is why the blue color of copper sulfate disappears and a powdery red mass of copper is deposited at the bottom of the beaker. तो मैंने पहले ही बताया कि जो है जिंक है वो अपना गुण क्या करने लगेगा, शो करने लगेगा, अपना प्रॉपर्टी शो करने लगेगा। किसको रिप्लेस करके, तो कॉपर को। तो वो जो सॉल्यूशन होता है वो ब्लू कलर का होता है। लेकिन जैसे ही आप उसमें जिंक को ऐड करते हैं तो जो हमारा कॉपर है वो बॉटम में जाके डिपॉजिट हो जाता है। और वो कैसा कलर में डिपॉजिट हो जाता है, तो पाउडरी रेड में। ओके, तो क्या होता है, पाउडरी रेड में, मतलब रेड कलर का पाउडर बन जाता है। और जो कॉपर हम कॉपर सल्फेट में घोल कर रखे होते हैं वो क्या होता है कि जो कॉपर है वो जाके तली में बैठ जाता है, वो भी किस कलर का, रेड कलर का। क्योंकि यहाँ पे जो जिंक है वो किसको रिप्लेस कर दिया, कॉपर को रिप्लेस कर दिया, उसके गुण को हटा दिया और अपना गुण शो करने लगा। The reaction can be represented as follows। अब हम लोग इसके रिएक्शन को देख लेते कि आखिर जो जिंक है वो कॉपर सल्फेट में से कॉपर को कैसे रिप्लेस किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कॉपर सल्फेट, ओके, कॉपर सल्फेट का जो एटॉमिक सिंबल है, जो रिएक्शन जिनमें जो हम लोग सिंबल यूज करते हैं वो है CuSO4, ओके, कॉपर सल्फेट। और जिंक का एटॉमिक सिंबल है जिंक सल्फेट जो है वो ZnSO4 है। एंड कॉपर जो है Cu जो कलरलेस रेड है। जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर एंड आयरन। ऐसा क्यों हुआ? कॉपर भी तो जिंक को रिप्लेस कर सकता था लेकिन नहीं किया। क्यों? क्योंकि जो जिंक होता है वो मोर रिएक्टिव होती है, वो ज़्यादा रिएक्टिव होती है। मतलब वो जल्द ही किसी के साथ रिएक्शन कर लेता है कॉपर और आयरन से। मतलब कॉपर अगर 2 मिनट लगाता है रिएक्शन करने में तो जो जिंक है वो 1 मिनट ही लगाएगा किसी के साथ रिएक्शन करने में। तो आप बताइए कि जो जल्दी रिएक्शन करेगा उसी का तो सबसे पहले गुण शो होगा, और जो बच जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो वेस्टेज हो जाएगा। मतलब या फिर उसका जो गुण है वो नहीं शो हो पाएगा। तो जो पहले गुण हमने जो पहले रिएक्शन करेगा वही तो सबसे पहले गुण शो करेगा। तो जो जिंक होती है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है कॉपर एंड आयरन से, इसलिए जो जिंक था वो कॉपर को क्या कर रहा था, रिप्लेसेस कर रहा था कॉपर सल्फेट से। A more reactive metal can replace a less reactive metal, but a less reactive one cannot replace a more reactive metal. आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो एक मोर रिएक्टिव मेटल होती है, जो ज़्यादा रिएक्शन करता है, जल्द ही कम समय में ही रिएक्शन कर लेता है किसी के साथ, वो क्या कर सकता है कि लेस रिएक्टिव मेटल को रिप्लेस कर सकता है, विस्थापित कर सकता है, उसको क्या कर सकता है, उसके गुण को दबा सकता है और अपना गुण शो करने लगेगा। ओके, तो जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होता है वो कम रिएक्टिव मेटल को रिप्लेस कर देता है। बट अ लेस रिएक्टिव वन कैन नॉट रिप्लेस अ मोर रिएक्टिव मेटल। लेकिन एक जो लेस रिएक्टिव होती है वो मोर रिएक्टिव मेटल को रिप्लेस नहीं कर सकता। जो लेस रिएक्टिव मेटल है वो मोर रिएक्टिव मेटल को रिप्लेस नहीं करेगा। मान लीजिए कि 2 हमने मेटल लिया, जिंक लिया और कॉपर लिया। जिंक जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है और कॉपर जो है वो कम रिएक्टिव है। तो जिंक क्या करेगा, कॉपर को रिप्लेस कर देगा। लेकिन आप चाहोगे कि कॉपर जो है वो जिंक को रिप्लेस कर दे तो वो ऐसा नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि जो जिंक है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, किससे ज़्यादा, तो कॉपर से, और कॉपर जो है वो कम है जिंक से। तो जिंक जो है वो कॉपर को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। आप ऐसा समझो कि कोई ज़्यादा ताकतवर इंसान है और कोई मतलब दुबला पतला इंसान है, तो उसके बीच कुश्ती होती है, उसके बीच लड़ाई होती थी, तो जीतने की संभावना किसकी है, या फिर जीतेगा कौन, जो मोटा तगड़ा, जो मजबूत है, जिसके पास पावर है, शक्ति है, वो क्या करेगा, कम वाले को क्या कर देगा, मार करके नीचे गिरा देगा। तो यहाँ पे वही हो रहा है कि जो जिंक है वो ज़्यादा शक्तिशाली है और जो कॉपर है वो कम शक्तिशाली है जिंक से। तो जिंक जो है वो कॉपर को क्या करेगा, मार करके गिरा देगा और खुद जीत जाएगा। तो यही यहाँ पे हो रहा है। ओके, we can infer that copper is not able to replace zinc from zinc sulfur। अब मैं आपको बता दूं कि जो कॉपर है वो जिंक जो सल्फेट में से जिंक को रिप्लेस नहीं कर सकता। हमने तो पहले ही बताया।
अब हम लोग देख लेते हैं जो इस चैप्टर का तीसरा टॉपिक है, वो है यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का यूजेस कहाँ है? तो पहले आप तो मेटल एंड नॉन मेटल को जान लो, तब तो इसका उपयोग जानोगे कि हाँ इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो आप उस वीडियो को नहीं देखे तो जाकर के उस वीडियो को देख लेना, ओके, कि मेटल एंड नॉन मेटल होता क्या है। तो फर्स्ट एंड सेकेंड वीडियो में हमने मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में काफ़ी ज़्यादा डिस्क्राइब किया है, तो आप जाकर के उस वीडियो को देख लो, ओके, तब जाकर के आपको यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल समझ में आएगी, वरना समझ में नहीं आने वाली। आप सोच रहे हो कि नॉन मेटल होता है क्या यार, मेटल होता है क्या है, तो आपको समझ में आएगी नहीं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जाकर के उस वीडियो को पहले देख लो, फिर इस वीडियो को देखना। तो चलो हम लोग टॉपिक पे आते हैं। You should be able to guess why metal are used in making machinery, automobiles, aeroplanes, trains, satellites, industrial gadgets, cooking utensils, water boilers, etc. आप देखते होंगे या फिर गेस कर रहे होंगे कि जो हमारा मेटल्स है वो किस किस में उपयोग लाया जाता है मशीनरी में। क्यों? जो मशीनरी है वो क्या हो, ज़्यादा पावरफुल हो, वो जल्द खराब ना हो। अगर हम लकड़ी का बनाते हैं तो वो अगर ज़्यादा काम करे तो उसमें आग लग सकती है, लेकिन जो मेटल है वो क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होती है, मतलब वो विद्युत की और उष्मा की अच्छी सुचालक होती है। अगर हम उसमें विद्युत पास कराते हैं मशीनरी में जो मेटल्स का बना होता है, तो वो क्या करेगा, वो जो मेटल्स का मशीनरी बना हुआ है उसमें करंट पास हो सकता है, और उसमें जो भी इंजन लगा हुआ है या फिर जो भी उसमें वर्क करने का जो भी पार्ट लगा हुआ है जो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, तो वो आसानी तरह से चल सकता है, क्योंकि जो मेटल होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट का होता है और इलेक्ट्रिसिटी का होता है, ओके। ऑटोमोबाइल्स जो आप देखते हैं, ऑटोमोबाइल्स जो भी होता है वो भी क्या होता है, मेटल्स का ही बना होता है। एरोप्लेन्स वो भी मेटल से ही बना होता है। ट्रेन, सैटेलाइट, अब जितना भी ये सब सामान देख रहे हैं वो सब मेटल का बना हुआ है। कुकिंग अटेंसिल जो वो एल्युमिनियम का बना होता है, और आपको पता होगा कि जो एल्युमिनियम है वो भी मेटल के अंतर्गत आता है। वाटर बॉयलर्स जो आयरन का बना होता है और बहुत सारे मिक्सर का बना होता है, मतलब एलॉय का बना होता है, तो वो भी क्या है, मेटल से ही बना होता है। तो ये सब मेटल से क्यों बनाए गए हैं? क्योंकि ये सब गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। तो ये क्या होंगे कि ये अच्छी तरह से हीट को और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। आप अगर कुकिंग अटेंसिल्स को देखते हैं तो हम उससे क्या करते हैं, चूल्हे पर चढ़ाते हैं, उसमें हम लोग खाद्य सामग्री को डालते हैं और उसमें क्या करते हैं, लाइटर लगा करके आग जलाते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो बर्तन है वो गर्म होने लगता है। क्यों? क्योंकि वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि वो जो हमारा बर्तन है या फिर जो भी चीज़ है अटेंसिल्स है वो क्या हो रहा है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जिससे क्या करता है कि वो हीट को या फिर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने लगता है। इसलिए क्या होता है कि वो जो बर्तन है जिसमें हम लोग खाद्य सामग्री डाले होते हैं, जो फूड आइटम्स डाले होते हैं, वो क्या होता है उसमें पकना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर आप इमेजिन करो कि हम लकड़ी का बर्तन बनाते हैं और उसे चूल्हे पे चढ़ाते हैं या फिर गैस स्टोव जो भी आप यूज़ करते हो आप उस पर चढ़ाते हो, तो क्या होगा, वो लकड़ी जल जाएगी, आपका खाना भी नहीं बनेगा और वो लकड़ी का जो भी सामान है वो जल जाएगी। तो क्या हुआ, ये क्यों हुआ? क्योंकि जो हमारा वुड है वो नॉन मेटल्स है, मतलब वो मेटल है ही नहीं, ओके। तो वो मेटल है ही नहीं, तो उसमें न गुड कंडक्टर ऑफ हीट पाएगी न गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉपर्टी पाएगी। वो तो किस में पाई जाती है, तो वो मेटल में पाई जाती है। इसलिए क्या हुआ कि जो लकड़ी थी वो जल गई। लेकिन आपके घरों में जो भी बर्तन यूज किए जाते हैं खाना बनाने के लिए वो जलते नहीं है, वो हमें खाना बना करके देता है, उसमें खाना जो है वो पूरी अच्छी तरह से पक जाता है। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो जो बर्तन था वो किससे बना हुआ था, मेटल से बना हुआ था, ओके। You are also familiar with the uses of some non-metals. आप नॉन मेटल्स के यूजेस प्रयोग से भी परिचित होंगे। We are sure that you will guess them right. और हमें लग रहा है कि हम निश्चित हो गए कि आप इन दोनों में फ़र्क कर सकते हो, गेस कर सकते हो कि जो सामान है वो किस मेटल से बनी हुई है या फिर किस नॉन मेटल से बनी हुई है, या फिर ये मेटल का है फिर नॉन मेटल का। तो आप इससे परिचित होंगे या फिर आप गेस कर सकते हैं क्योंकि आपने इसकी प्रॉपर्टीज़ को जाना, ओके। फिर वो फिजिकली या फिर केमिकली आप दोनों तरीके से चेक कर सकते हैं उस मटेरियल्स को, ये जो मटेरियल्स है हमारा वो मेटल का है या फिर नॉन मेटल का है, ओके। तो आप फिजिकली एंड केमिकली भी चेक करके पता कर सकते हैं ये जो मेटल का है या फिर नॉन मेटल का है। तो हमें लग रहा है कि आप अच्छी तरह से गेस कर पाएंगे, ओके। नॉन मेटल इज एसेंशियल फॉर आवर लाइफ विच ऑल लिविंग बीइंग इनहेल ड्यूरिंग ब्रीथिंग। जो नॉन मेटल होते हैं वो हमारे लिए काफ़ी आवश्यक होते हैं, हमारे जीवन के लिए काफ़ी आवश्यक होते हैं, क्योंकि जितने भी जीवित जंतु हैं, जितने भी जीवित प्राणी हैं, इनहेल ड्यूरिंग ब्रीथिंग, जितना भी मतलब
हम लोग ब्रीथिंग के दौरान जो भी एयर लेते हैं वो क्या होते हैं, वो भी नॉन मेटल के अंतर्गत आते हैं। नॉन मेटल्स यूज्ड इन फर्टिलाइजर्स टू इनहेंस द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। आप नॉन मेटल्स को देख सकते हैं जो क्या होता है कि फर्टिलाइजर्स के रूप में उपयोग में लाए जाते हैं ग्रोथ ऑफ प्लांट्स के लिए, प्लांट की वृद्धि के लिए, उसके बेटर इल्ड के लिए हम लोग क्या करते हैं, नॉन मेटल्स का यूज करते हैं। नॉन मेटल यूज्ड इन वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस। नॉन मेटल का यूज वाटर को प्यूरिफिकेशन प्रोसेस में भी किया जाता है, मतलब जो आरओ होता है, जो पानी को हम लोग प्यूरिफाई करते हैं, उसमें नॉन मेटल का ही यूज किया जाता है। नॉन मेटल यूज्ड इन द पर्पल colored solution which is applied on wounds as an antiseptic। आप देखते होंगे अगर आपका हाथ या पैर कट जाता है, फिर कोई भी कहीं भी घाव या चोट लग जाती है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वहाँ आपको पर्पल कलर का एंटीसेप्टिक अप्लाई कर देता है आपके घाव पर। वो क्या होती है, वो भी नॉन मेटल का ही बना हुआ है। ओके, नॉन मेटल्स यूज्ड इन क्रैकर्स। अगर आप फटाखा जलाते होंगे तो आप देखते होंगे कि वो जो फटाखा वो जलता है उसमें क्या होता है, उसमें नॉन मेटल्स का ही उपयोग किया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, वो पटाखा जो है वो जलता है या फिर आवाज़ करता है। तो वो इसलिए हुआ क्योंकि नॉन मेटल्स उसमें मौजूद है। आप नॉन मेटल्स का एग्जांपल देख सकते हैं लाइक सल्फर, फॉस्फोरस और भी बहुत कुछ है। नॉन मेटल्स के अंतर्गत जो भी एलिमेंट्स आते हैं उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि नॉन मेटल्स के अंतर्गत कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, मेटल्स के अंतर्गत कौन कौन से एलिमेंट आते हैं। ओके, You may add some more uses of metals and non-metals from your experiences। Okay, आप बहुत सारे ऐसे चीज़ों को, एक्सपीरियंसेस को यूज कर सकते हैं, ला सकते हैं कि हाँ भाई ये मेटल है या फिर नॉन मेटल है। मेटल अगर हम किसी चीज़ को बना रहे हैं तो हम पता कर सकते हैं कि इसमें हमने किस चीज़ का उपयोग किया है, मेटल का किया है या फिर नॉन मेटल का किया है। अगर आपको प्रॉपर्टी मालूम होती है, आपको मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में अच्छी जानकारी होती है तो आप पता कर सकते हो। ओके, In class 7 you have learned that in a chemical reaction new substances are formed। अब आपने 7वीं क्लास में पढ़ा होगा कि जब भी हम रिएक्शन करवाते हैं किसी मेटल या नॉन मेटल के बीच या फिर किसी के मटेरियल्स के बीच हम लोग रिएक्शन करवाते हैं तो हमें न्यू सब्सटेंस प्राप्त होती है। लाइक आपने उस वक्त देखा था कि हमने कॉपर सल्फेट को जिंक के साथ रिएक्शन करवाया था। पिछले स्लाइड में आपने देखा कि हमने कॉपर सल्फेट को जिंक के साथ रिएक्शन करवाया तो हमें जिंक सल्फेट प्राप्त हुआ और अलग कॉपर प्राप्त हुआ। तो मतलब हम न्यू ही तो फॉर्म प्राप्त की ना, कि जिंक सल्फेट हमें अलग मिल गई और कॉपर हमें अलग मिल गई। जो कॉपर सल्फेट के साथ ऐड था, मतलब उसके साथ संयुक्त था, वो अलग हो गया, कॉपर सल्फेट से अलग हो गया। तो हमें क्या हुआ, न्यू सब्सटेंस तो प्राप्त हुआ। दिस सब्सटेंस आर डिफरेंट फ्रॉम दोज विच अंडरवेंट द रिएक्शन। जो रिएक्शन हम कर रहे थे, हमने कॉपर को सल्फेट के साथ जोड़ के रखा था, हमने कॉपर सल्फेट को एक साथ मिला करके सॉल्यूशन बनाया था, वो क्या हो गया, वो रिएक्शन के बाद अलग हो गए। आपने देखा था, या फिर आप वाली जो वीडियो थी उसमें हमने मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ मिलाया था तो हमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिला था। हम लोग जितना भी रिएक्शन करते हैं तो हम क्या करते हैं, दो एलिमेंट्स के बीच रिएक्शन करवाते हैं और जैसे हम उसके बीच रिएक्शन करवाते हैं तो वो क्या होता है कि हमें दूसरा क्या होता है कि हमें अलग पदार्थ मिलता है, हमें न्यू प्रोडक्ट मिलता है। लेकिन प्रोडक्ट जो होता है वो रिएक्शन में से ही होता है। ओके, लेकिन उसका जो रूप होता है, उसका जो भी फॉर्म होता है वो चेंज हो जाता है। Now, if a substance cannot be broken down further by chemical reaction, by cooling, heating or by electrolysis, it is called element। ओके, तो हम उस वक्त से एलिमेंट बक रहे हैं, तो अब जान लो कि एलिमेंट होता क्या है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी सब्सटेंस होती है जिसे हम लोग ब्रेकन डाउन नहीं कर सकते, ब्रोकन डाउन नहीं कर सकते, उसे हम लोग तोड़ नहीं सकते किसी भी तरीके से, या फिर केमिकल रिएक्शन से, या फिर किसी भी रिएक्शन से, बाय कूलिंग से, या फिर हीटिंग से, या फिर इलेक्ट्रोलाइसिस से। आप कितना भी अपना मेथड लगा लो, कितना भी अपना ये जो आपका दिमाग है उसको लगा लो कि हम इस एलिमेंट्स को तोड़ देते हैं तो वो नहीं टूट पाएगा। मतलब हम किसी सब्सटेंस को मतलब उसके लास्ट फॉर्म में ला करके छोड़ देते हैं और फिर सोचे कि नहीं इसके लास्ट फॉर्म को भी तोड़ दें, हम ब्रोकन डाउन कर दें, तो वो नहीं हो पा रहा है। तो आप समझ लेना कि जो वो हम सब्सटेंस लिए हुए वो क्या है, एलिमेंट है। तो आप समझ गए होंगे एलिमेंट क्या होता है, मतलब जिसे हम नहीं तोड़ सकते, वो सब्सटेंस जिसे हम नहीं तोड़ सकते, मतलब कि उसके आखिरी चरण तक हमने उसको तोड़ने की कोशिश किया लेकिन वो टूटा नहीं, क्योंकि ब्रोकन डाउन नहीं हुआ किसी भी तरीके से, रिएक्शन से, कूलिंग से, हीटिंग से, इलेक्ट्रोलाइसिस से, या फिर किसी भी तरीके से, मेथड से, तो उस सब्सटेंस को हम लोग एलिमेंट का नाम देते हैं। सल्फर इज एन एलिमेंट। सल्फर क्या है, एलिमेंट है।
लेकिन सल्फर एक क्या है, नन मेटल भी है। तो सल्फर नन मेटल है, वो नन मेटल के अंतर्गत इसलिए आता है क्योंकि उसमें नन मेटल के प्रॉपर्टी पाया जाता है। लेकिन अगर आप सल्फर को चाहोगे कि इसको तोड़ दूं मैं और सल्फर को किसी और चीज़ में कन्वर्ट कर दूं, तो वो नहीं होने वाला, क्योंकि वो क्या है, एलिमेंट के अंतर्गत आ रहा है। और एलिमेंट का परिभाषा ये है कि कोई भी सब्सटेंस जिसको हम तोड़ नहीं सकते उसे हम लोग एलिमेंट कहते हैं। तो यहाँ पे जो सल्फर है वो भी एलिमेंट के अंतर्गत आता है और नन मेटल के भी अंतर्गत आता है। ओके, तो ये मटेरियल्स के अगर टाइप देखा जाए, मतलब अगर आपको कहा जाए कि मटेरियल्स के तौर पे बताओ कि जो सल्फर है वो क्या है, तो आप कहोगे कि नन मेटल है। लेकिन अगर आपको कहा जाए कि मतलब मॉलिक्यूल्स के नज़रिए से बताओ, मतलब उसको ब्रोकन डाउन के नज़रिए से बताओ, तो आप कहोगे कि ये एलिमेंट है, क्योंकि इसे हम लोग तोड़ नहीं सकते। ओके, जो सल्फर का जो लास्ट रूप है वो लास्ट रूप में ही रहने वाला, लास्ट फॉर्म में ही रहने वाला है। उसको हम लोग उसके फॉर्म को चेंज नहीं कर सकते, भले ही हम इसको रिएक्शन करके अलग प्रोडक्ट बना सकते हैं, लेकिन उसके जो रूप है, जो उसका फॉर्म है जो पहले से है, उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते, उसको हम लोग बदल नहीं सकते। So is iron, carbon too is an element. ओके, तो सल्फर, आयरन, कार्बन ये भी क्या है, एलिमेंट ही है। मतलब हम लोग चाहेंगे कि कार्बन को तोड़ दूं, कार्बन को किसी और रूप में बदल दूं, तो कार्बन ही रहने वाला है भाई। आप किसी भी तरीके से तोड़ लो, उसको ब्रोकन डाउन कर लो, वो टूटने वाला नहीं है। तो आप समझ जाओ कि जो कार्बन है, आयरन है, सल्फर है, वो एलिमेंट है। लेकिन अगर आपको मटेरियल के तौर से कहा जाए तो आयरन क्या है, मेटल है, और सल्फर क्या है, नन मेटल है। कार्बन क्या है, नन मेटल है। The smallest unit of an element is atom. जो एलिमेंट का सबसे छोटी इकाई होती है वो एटम होती है। ओके, एटम से मिल करके क्या बना हुआ है, सल्फर बना हुआ। अगर आप सोचिए कि एटम को काट करके हम किसी और चीज़ में बदल दे तो वो एटम जो वो टूटने वाला नहीं है, कटने वाला नहीं है। ओके, जो स्मॉलेस्ट यूनिट है एलिमेंट का वो है एटम। मतलब जो सल्फर किससे बना हुआ है, तो एटम से बना हुआ है। ओके, आयरन किससे बना हुआ है, तो एटम से बना हुआ है। बहुत सारे एटम्स मिलके, करोड़ों अरबों मिलके एटम्स होता है, वो क्या बनाता है, एक मटेरियल को बनाता है। वो मटेरियल मेटल भी हो सकता है, फिर नॉन मेटल भी हो सकता है। A sample of an element contains only one kind of atom. लेकिन एक बात याद रखना कि जो भी एलिमेंट होती है वो एक ही प्रकार के एटम कंटेन की हुई रहती है। मतलब एक ही प्रकार के जो एटम होती है उसमें पाई जाती है। किस में, तो एलिमेंट में। ओके, आयरन में आयरन ही आपको पाई जाएगी, फेरस जिसका सिंबल होता है वो फेरस ही पाई जाएगी। कार्बन में कार्बन ही पाई जाएगी। कार्बन में आप चाहोगे कि ऑक्सीजन का एक भी एटम मिल जाए तो वो नहीं मिलने वाला। ओके, क्योंकि ये जो कार्बन है वो एलिमेंट है, वो एक ही एटम से बना हुआ है। ओके, चाहे वो सल्फर हो, आयरन या फिर कार्बन या फिर जो भी एलिमेंट के अंतर्गत आते हैं वो सब एक ही एटम से बने होते हैं। और हम लोग चाहेंगे कि उसको ब्रोकन डाउन कर दें तो वो नहीं होने वाला। The atom of an element remains unaffected by physical changes in the element. Okay, जो एलिमेंट का एटम होता है वो क्या होता है, remains unaffected होता है। वो फिजिकल चेंजेस से जो भी है उससे क्या होता है, अनअफेक्टेड होता है। मतलब प्राकृतिक में जो भी चेंजेस हो रही है उससे उस एटम को कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। ओके, बारिश हो, ठंडा हो, कुछ भी हो, वो एटम जो है वो वही रहने वाला है। उस आयरन में फेरस ही एटम रहने वाला है। ये नहीं कि हाँ वो जो फेरस का जो एटम है वो बदल करके कॉपर हो जाए या फिर कुछ और हो जाए, तो वो नहीं होने वाला। उसको जो फिजिकल जो भी चेंजेस है उस पर अफेक्टेड होता है। मतलब उस एटम को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है फिजिकल चेंजेस से। ओके, For example, an atom of liquid sulfur would be exactly the same as the atom of solid or vacuum sulfur. Okay, तो आप यहाँ देख लो कि जो फॉर एग्जाम्पल आप ले रहे हैं कि लिक्विड सल्फर ले लेते हो। ओके, और आप उसको सॉलिड बना देते हो, तो जो सल्फर है वो सॉलिड बन गया। तो आप सोचोगे कि जो इसका एटम है वो चेंज हो गया होगा, तो नहीं भाई, उसमें सल्फर का ही एटम रहने वाला है और वो वैसा ही उसमें प्रॉपर्टी रहने वाला है। उसके बीच डिस्टेंस भी वही होगा, फोर्स थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, डिस्टेंस हल्का सा चेंज हो जाएगा, वो अलग बात है। लेकिन जो एटम है वो एक ही रहने वाला है। या फिर आप सल्फर को लिक्विड में कन्वर्ट कर दो, एटम सॉलिड में कन्वर्ट कर दो या फिर वेपर में कन्वर्ट कर दो, उसको फिजिकल चेंजेस से कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। Although we have an infinite variety of substance in the universe, the number of elements forming this substance is limited. इसीलिए हम लोग क्या देखते हैं कि जो ये हमारा संसार है इसमें बहुत तरीके के सामान पाए जाते हैं, बहुत तरीके के सब्सटेंस पाए जाते हैं। क्यों? इन्हीं के वजह से, ये जो एलिमेंट है, ये जो एटम है, इन्हीं की वजह से।
देयर आर नो मोर देन 94 नेचुरली अकरिंग इन एलिमेंट्स। अब मैं आपको बता दूँ कि जो हमारा नेचुरल है, जो प्रकृति है, उसमें 94 ही नेचुरली, प्राकृतिक द्वारा हम लोग 94 ही एलिमेंट्स को प्राप्त करते हैं। 94 ही, आप सोच लो कितना, तो 94 ही ऐसे एलिमेंट्स है जो नेचर में पाए जाते हैं, वो भी नेचुरली। एन इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट इज इन टर्म्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो आपको पता होगा कि जो एलिमेंट्स होता है वो दो तरीके के हो सकते हैं, मेटल या फिर नॉन मेटल। कार्बन जो होते हैं वो नॉन मेटल के अंतर्गत आते हैं, आयरन जो है वो मेटल के अंतर्गत आते हैं, सल्फर जो है वो नॉन मेटल के अंतर्गत आते हैं, सोडियम जो है वो मेटल के अंतर्गत आते हैं। तो ये सब क्या है, एलिमेंट जो है वो मेटल एंड नॉन मेटल के बीच क्लासिफाइड है। एलिमेंट किसमें, मेटल में और नॉन मेटल में। मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर मेटल, बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो मेटल्स ही हैं। द रिमेनिंग आर आइदर नॉन मेटल और मेटलॉइड्स, और कुछ जो बच गए वो सब क्या है, नॉन मेटल है और मेटलॉइड है। आपको पता होनी चाहिए कि मेटलॉइड होती क्या है। ओके, तो मेटलॉइड वो होती है जिसमें दोनों के प्रॉपर्टी पाए जाते हैं, मेटल्स के भी और नॉन मेटल्स के भी। मेटलॉइड्स प्रोसेस कैरेक्टर ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, हमने तो पहले ही बता दिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना। हो सके तो इस वीडियो को जितना हो सके आप उतना शेयर करो, क्योंकि आपके वजह से किसी को हेल्प मिल सकती है, साइंस की स्टडी इजीली तरीके से वे कर सकते हैं। सो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शेयर उनके पास ज़रूर करें। आप अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने जो भी नेबरहुड में जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, जो क्लास 8 से रिलेटेड है, बिलोंगेड है, तो आप उनके पास इस वीडियो का लिंक ज़रूर शेयर करें, उन्हें हेल्प मिल सकती है। एंड हाँ, आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताना, और या फिर कोई भी डाउट हो इस चैप्टर से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताना। ओके, एंड लास्टली कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाओ, क्योंकि आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगी। रोज़ आपको ऐसे वीडियो देखने को मिलेगी जो हमारे क्लास 8 से क्लास 12 तक के रिलेटेड होगी, जो साइंस है, साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड है। ओके, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन बजा लो। ओके, और हो सके तो इस वीडियो को, इस चैनल का लिंक को आप जितना शेयर कर सकते हो उतना शेयर करो। ओके, सो वीडियो को लाइक भी कर देना, एंड कोई अगर डाउट है तो कमेंट भी कर देना। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे बड़े मज़ेदार पढ़ाई के साथ, इजी ट्रिक से एंड काफ़ी अच्छी तरीके से पढ़ने वाले नेक्स्ट चैप्टर को। ओके, तो हमारा यहीं पे आज ख़त्म होता है, और ये जो वीडियो था वो लास्ट वीडियो था इस चैप्टर का। तो हम लोग कल एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहना उस चैप्टर में, क्योंकि वो जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट होता है वो हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। अगर हम इंट्रोडक्शन सही से नहीं समझ पाते हैं तो हमें नेक्स्ट का जो भी टॉपिक होता है वो हमें समझ में नहीं आता। सो आप नेक्स्ट वीडियो को काफ़ी अच्छी तरह से देखना, क्योंकि हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ये जो हमारा वीडियो था वो आज ही खत्म होता है। आज ये चैप्टर जो था मेटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इस वीडियो में ही खत्म हो गया। सो बाय बाय, अपना ख्याल रखो और खूब मन लगा कर पढ़ो।